हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर लेक्चर्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने देखा अभी तक कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब ए के रेस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए तब कैसे निकालते हैं, और जब बी के रेस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए तब कैसे करना होता है। यानी कि हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि ए के संबंध में बी की सापेक्ष वेग बताओ और बी के संबंध में ए का सापेक्ष वेग बताओ, तो इन दोनों लाइनों में क्या अंतर है ये भी हमने सीख लिया है। रिलेटिव वेलोसिटी के ही अंदर में हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस की। पहला रेन मैन प्रॉब्लम, बारिश और इंसान की जो समस्या है। दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम, नदी और नाव वाली समस्या। तो जब हम नदी और नाव वाली समस्या डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम हमने बताया था कि तीन तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक डाउन स्ट्रीम का मतलब है नदी की दिशा में जब आप जाते हो, नाव जब नदी की दिशा में चल रही होती है तो उसको बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रही है नाव। अपस्ट्रीम मतलब नदी में ऊपर चढ़ रही है नाव, नदी जिस दिशा में बह रही है उसके विपरीत दिशा में नाव जा रही है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। थर्ड कंडीशन थी जब नाव नदी के बहाव के परपेंडिकुलर जाए या किसी भी कुछ एंगल पे जाए। एक जनरल केस लेते हैं, तो आज हम वही केस डिस्कस करेंगे थर्ड वाला, कि इधर नदी का फ्लो है यानी कि रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो हमारा बोटमैन है जो नाव चला रहा है वो ऐसे जा रहा है थीटा एंगल पे, थीटा कोण बनाते हुए। तो ये हम स्पीड मान लेते हैं VBR। VBR क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी कि जब आप रिवर में बैठ के देख रहे हो तो उस टाइम वेलोसिटी ऑफ बोट क्या दिख रही है आपको, वो ये है, ठीक है। तीसरा केस है ये, ना डाउन स्ट्रीम है ना अप स्ट्रीम है, कुछ एंगल पर है, एकदम आर्बिट्रेरी, ठीक है। परपेंडिकुलर भी हो सकता है, अपस्ट्रीम भी हो सकता है, डाउनस्ट्रीम भी हो सकता है, वो हम देखेंगे और थीटा की अलग अलग वैल्यू लेके हम डिसाइड करेंगे कौन सा केस में हम पहुंच रहे हैं कब, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ रखा है, यानी कि हमें ये पता है कि हम एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के सम के रूप में, योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, याद रखिएगा एक्सिस कैसे बनानी है, कब बनानी है, पूरा अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक बार एक्सिस के साथ फेमिलियर हो गए तो आप खुद ही बताओगे कि मुझे किधर एक्स एक्सिस लेनी है किधर वाई एक्सिस लेनी है। ये कभी गलत नहीं होता, आप चाहो तो आप इधर एक्स और इधर वाई ले लो। प्रॉब्लम क्या आएगी, चेंज क्या होगा उसमें, चेंज सिर्फ इतना ही होगा कि अभी जो कैलकुलेशन में इसको एक्स और इसको वाई मान के करूंगा तब वही कैलकुलेशन आप इसको एक्स और इसको वाई मान के करोगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे लेकिन आप सेम सॉल्यूशन पे पहुंचोगे। तो एक्सिस का जो चयन है, एक्सिस को किस तरह से बनाना है, किसको एक्स मानना है, किसको वाई मानना है, किसको जेड मानना है, ये पूरा अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी इंटेलिजेंस है कि वो कितना समझदार है, किस तरह की एक्सिस बनाए कि मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक है। तो मैंने इसको x माना है, इसको y माना है। अब मैंने इसको ही x क्यों माना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि VR पूरा पूरा x में ही है, तो मैं VR को सीधा सीधा लिख सकता हूँ VR I कैप। ये मेरा एक वेक्टर हो गया। देखो इसमें ना j कैप आया ना k कैप आया, कुछ नहीं आया। अभी आप अगर इधर x मानते ना तो फिर आपको VR का एक कंपोनेंट इधर लेना पड़ता, दूसरा कंपोनेंट इधर लेना पड़ता। आई कैप और जे कैप के टर्म्स में आपको कैलकुलेशन करके तब आप VR निकाल पाते। अभी मैं सीधे एक सेकंड में लिख दिया, ये फायदा है। अब देखो VBR के लिए हमें करना पड़ेगा जो भी मैं बात कर रहा था, तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उधर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स। अब ये है अपना VBR, देखो, ठीक है, और ये है एंगल थीटा। याद करो कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते थे, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, उस डायरेक्शन में वेक्टर लेते थे, एक लाइन खींचा, फिर जिसका कंपोनेंट निकालना है उसका हेड पकड़ो। किसका कंपोनेंट निकालना है, VBR का, तो VBR का हेड पकड़ोगे ये, और यहां से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दोगे, ठीक है। अब अगर इसकी लेंथ VBR है
और ये एंगल थीटा है, और ये तो एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये कितना बचा, ये बच गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब ये 90 माइनस थीटा बच गया तो फिर ये क्या हुआ, चलो अब इस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं ओ ए एम। तो ट्राइंगल ओ ए एम में क्या होगा, ओ ए एम, ये एंगल है अपना 90 माइनस थीटा, इसकी लेंथ है वी बी आर। अब देखो थीटा ये हाइपोटेनस है, जिसका कंपोनेंट निकालना होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है ये बेस हो गया, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है, एंगल जो है कॉस ऑफ एंगल, तो एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है, राइट। तो यहाँ पर बेस का मतलब क्या हो गया, ओ एम आ गया वी बी आर। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, जिसको वो आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो याद कर लेगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री पे मैं एक सेशन लूँगा 1 घंटे के आसपास का, उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊँगा, क्या क्या याद रखना जरूरी है, क्या क्या छोड़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख लो। तो ओ एम बराबर आ गया वी बी आर साइन थीटा। चलो ओ एम बराबर वी बी आर साइन थीटा। ओ एम, अब देखो जहाँ से अपना ओ ए वेक्टर का जो टेल है वहाँ पे अगर स्टार्ट करो वेक्टर रखना, तो क्या हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस एक्स की तरफ, ओ ए का कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो निगेटिव आई कैप लिखेंगे इसके साथ। अब इसी तरह से ओ ए का हमें वाई की डायरेक्शन में भी कंपोनेंट निकालना है, तो ओ वाई पर हम एक ऐसे लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, जब ओ वाई पर परपेंडिकुलर डाल दिया आपने तो ये हो गया आपका बेस, इसको मान लेते हैं एन। आओ अब यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल ओ ए एन में। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये तो हमने परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, और ये है वी बी आर इसकी लेंथ, और ये एंगल है थीटा, देख लो ये ट्राइंगल में। ठीक, अब ये थीटा जिसके साथ बन रहा है वो हो जाएगा बेस, सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आधार और ये लंब। तो बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा होता है, तो बेस यानी कि ओ एन इक्वल्स टू वी बी आर कॉस थीटा। बढ़िया। अब देखो ओ एन क्या एक ओ ए की टेल से वी बी आर की टेल से पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव जे कैप लिखेंगे। तो हम वी बी आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि ओ एम निगेटिव आई कैप प्लस ओ एन जे कैप। बोलो ठीक है। ठीक है, ओ एम क्या है, वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा आई कैप निगेटिव में, प्लस ओ एन क्या है, वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो हमने इसको x और इसको y एक्सिस माना, इसकी वजह से हमारा वी आर को हमने ऐसे लिख पाए और वी बी आर को हम इस तरीके से लिख पाए। ठीक है, आई होप कि इतने में आपको कोई डाउट, कोई गिले शिकवे नहीं होंगे। चलो, तो अब क्या हमने ये क्यों किया, इतनी पंचायत क्यों की? इतनी पंचायत हमने इसलिए की क्योंकि आदमी जब किसी एंगल पे जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो पहुंचना होगा ना, राइट। जब वो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जाता था तो हम उसकी लेंथ लेते थे कि भाई वो 6 किलोमीटर गया, वो 10 किलोमीटर गया, वो 5 किलोमीटर गया। ठीक है, अभी अगर वो नदी पार करना चाह रहा है तब वो कुछ ऐसे जाएगा, टेढ़ा मोड़ा जाएगा या सीधा जाएगा। कितना होशियार है वो हम देखेंगे कि टेढ़ा जाएगा या सीधा जाएगा, कब और कौन सी कंडीशन में टेढ़ा जाएगा, कौन सी कंडीशन में सीधा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक जनरल केस अगर हम लें तो हम ये कैलकुलेशन क्यों करेंगे कि आदमी को इस पार से उस पार ले जाना है हमें। ठीक है, तो जब इस पार से उस पार लेके जाना है उसको,
तो हमें इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता होनी चाहिए ना, तभी ना इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएगा। भाई तुम्हें अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो तुम इधर जाने से थोड़ी ना यहाँ पहुँच जाओगे, नहीं पहुँच सकते हो ना। तुम क्या कर सकते हो, जब तुम इधर जाओगे तभी तुम यहाँ पहुँच सकते हो, राइट। ठीक है, या फिर यहाँ किसी भी पॉइंट पे पहुँचना है तुम्हें तो कुछ एंगल पे जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बिल्कुल परपेंडिकुलर जाओगे तब तो नहीं पहुँच सकते कभी भी जीवन में। वही कहानी है कि ये कुछ एंगल पे जा रहा है, इसको नदी पार करनी है, ये यहाँ पहुँचेगा कि यहाँ पहुँचेगा कि यहाँ पहुँचेगा कि यहाँ पहुँचेगा, वो बात की कहानी है, बस उसको नदी पार करा देनी है। तो नदी पार कराने के लिए क्या चाहिए कि भाई इस डायरेक्शन में कितनी इसकी वेलोसिटी है। परपेंडिकुलर सबसे इजी है कैलकुलेशन करना, इसलिए हम परपेंडिकुलर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम कैलकुलेशंस में ये भी देखेंगे कि इधर कितना जाएगा, वो भी है हमारे स्टेप में आगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ से नदी पार करानी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा, कितनी स्पीड से जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें y कंपोनेंट में स्पीड निकालनी जरूरी है, क्योंकि जो x कंपोनेंट वाली स्पीड है, इधर वाली जो स्पीड है, वो उसको नदी पार कराने में हेल्प करेगा ही नहीं। या तो उसको अपस्ट्रीम लेके जाएगा या उसको डाउन स्ट्रीम लेके जाएगा। उसको नदी पार कराने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट वाला, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का y कंपोनेंट हेल्प करेगा, राइट। तो अब हम क्या y कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सी। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा ये नदी की जो चौड़ाई है ना हर जगह पे कांस्टेंट है, ऐसे अपने जो गंगा और ब्रह्मपुत्र चलती है ना कि कहीं पे 1 किलोमीटर है तो कहीं पे 100 मीटर है, कहीं पे 200 मीटर है, इस तरह से नहीं है। हर जगह पे सेम चौड़ाई है, इसकी सेम विड्थ है। ठीक है, विड्थ कितनी है नदी की, d, हिंदी में लिखोगे तो चौड़ाई d है। ठीक है, हर जगह पे। तो आपसे सबसे सिंपल सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई ये d चौड़ाई की नदी को पार करने में ये अगर ये VBR के हिसाब से चल रहा है, ये जो नाव चला रहा है इंसान ये VBR के हिसाब से चल रहा है, तो बताओ कितना टाइम लेगा। तो नदी क्रॉस करनी है, ठीक है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि वो यहाँ पहुँच रहा है कि यहाँ पहुँच रहा है कि यहाँ पहुँच रहा है कि वहाँ पहुँच रहा है कि कहाँ पहुँच रहा है कहाँ पहुँच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये देखना है कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच जाए। ठीक है, इस पार से उस पार तक पहुँच जाए, किसी भी पॉइंट पर पहुँच जाए। तो आपको क्या लगता है एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, क्या वो इस आदमी को कभी ऊपर की तरफ ले जा सकता है, उस पार पहुंचा सकता है? कभी नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तुम नाव नदी की दिशा में चलाओ, का कभी इस पार उस पार जा सकते हो? नहीं जा सकते हो ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप सीधे सीधे चलो, तो क्या आप नदी पार कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ये वाला जो वेलोसिटी है आपका इस डायरेक्शन में, वही आपको इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने देखा अभी कि अगर हमें y कंपोनेंट में वेलोसिटी इसकी पता करनी है तो उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। VBR को हमने i कैप और j कैप के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, तो y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है इसका, y डायरेक्शन में जो स्पीड है, वही स्पीड इसको y डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करेगा। और जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो y डायरेक्शन में, उतना ही वो नदी के उस पार पहुंचता जाएगा धीरे धीरे। तो VBR का y कंपोनेंट y डायरेक्शन में जो इसका है क्या है, VBR cos थीटा। ठीक है, इंटू t इक्वल्स टू टी। ये कैसे लिख दिया भाई? क्या होता है देखो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता है? हिंदी में चाल गुणे समय बराबर दूरी, वही तो लिखा है मैंने। ये क्या है? ये स्पीड है। ये क्या है? स्पीड। और टी टाइम मान लो, अभी हमें नहीं पता कितना टाइम है, हमें स्पीड पता है कि उसकी VBR cos थीटा है। ठीक है, कुछ नंबर में होगा इसका, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें नहीं पता, दूरी हमें पता है कि 10 मीटर का चौड़ाई है इस नदी की यहाँ पे, या फिर 100 मीटर की चौड़ाई है या 1 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो देखो हमें ये पता है, ये पता है, बस ये निकालना है। ठीक,
ये तो बचपन से 6वीं क्लास से सीखते आ रहे हो, और मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि इक्वेशन सॉल्विंग, समीकरण हल करना आपको आना ही आना चाहिए। नहीं आता तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी भैया, वो तो सीखना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको टी निकालना है, बहुत बढ़िया। तो टी इक्वल्स टू, इसको भेजो इधर, तो हो जाएगा डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इस पे आपसे बहुत तुच्छ सा सवाल पूछेगा, क्या कि नदी की चौड़ाई इतनी है और ठहरे हुए पानी में नाव का जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 30 डिग्री पे चल रहा है, बताओ कितना टाइम लेगा इस पार से उस पार जाने में। ये टाइम लेगा। ठीक है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन अगर बोलूं तो द विड्थ ऑफ द रिवर इज डी 100 मीटर। ठीक है, द विड्थ ऑफ द रिवर इज डी इक्वल्स टू 100 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों में से कोई भी लाइन होगी, सेम ही मतलब है, वीबीआर बोल रहा है वो। ठीक है, इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द बोटमैन स्टार्ट्स एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो इधर है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन से 30 डिग्री स्टार्ट किया इसने। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोटमैन टू रीच द अदर शोर ऑफ द रिवर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर। चलो, तो इसको आप नोट करके रखें, स्टार मार्क करके। ठीक है, ये आगे भी हमारे और काम आने वाला है। अब देखो, अभी मैं बोल रहा था ना कि हम ये भी कैलकुलेशन करेंगे कि कितना दूर भाग रहा है वो इधर उधर। ऑफ कोर्स जाएगा ही वो, कितना जाएगा वो कैलकुलेट करना है ना, मैं करते हैं अभी कैलकुलेट। देखो, वाई डायरेक्शन में जो स्पीड है बोटमैन की, वो नदी की चौड़ाई को क्रॉस करने में काम आएगा। लेकिन जो एक्स डायरेक्शन में स्पीड है बोटमैन की, वो क्या करेगा, वो घाट पे अगर पॉइंट ए से स्टार्ट किया है तो पॉइंट बी पर नहीं जाने देगा। अगर एक्स डायरेक्शन में स्पीड है तो पॉइंट बी पर नहीं पहुंचोगे, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं इधर भागोगे या उधर भागोगे, कहीं ना कहीं भागोगे। तो वही देखना है हमें कि मान लो कि अगर वो इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, डैश 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 चलते चलते, तो ये डिस्टेंस कितनी है। हमने तो उसको बोला था कि भैया तुमको ए से बी जाना है, लेकिन वो पता नहीं कौन से नशे में था कि वो थीटा एंगल पे गया और एक्स डिस्टेंस पहुंच गया वो बी से, राइट। इसको मान लेते हैं पॉइंट पी। तो हमें निकालना है बी पी या एक्स। तो क्या आपको दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस कवर होगी वो कौन सी स्पीड की वजह से होगी, जो एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी, राइट। तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे। अब देखो, थोड़ा सा सोचो, ये बंदा नाव चलाते चलाते यहां पे पहुंचेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम कहां से नापोगे, नदी में तैरते हुए नापोगे या घाट पे बैठ के नापोगे, घाट पे बैठ के नापोगे, राइट। तुम ये डिस्टेंस घाट पे बैठ के नापोगे, और जब तुम ये डिस्टेंस घाट पे बैठ के नापोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल स्पीड नाव की कितनी है एक्स की डायरेक्शन में, वीबी कितना है एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि वीबीआर तो भाई जब तुम नदी में तैर रहे थे तब तुम्हें दिख रहा था, राइट। अब तुम घाट पे बैठ के देख रहे हो, तुम्हें वीबी दिखेगा ना। तो वीबी हमें निकालना पड़ेगा कि वीबी एक्स की डायरेक्शन में कितना है, और जितना वीबी होगा एक्स की डायरेक्शन में उसको हम टाइम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस यानी कि बीपी एक्स डिस्टेंस निकल आएगा, कितना वो उतने टाइम में चला। तो वीबी इक्वल्स टू, याद करो वी आर, देखो वी आर इक्वल्स टू वी माइनस वी आर लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो वी आर को इधर से उधर लेके जाएंगे तो वी बी इक्वल्स टू वी आर प्लस वी आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब एक्स डायरेक्शन चाहिए ना, तो वी बी एक्स इक्वल्स टू वी आर इन एक्स डायरेक्शन प्लस वी आर ऑफ एक्स डायरेक्शन, यही है। एक्स डायरेक्शन में वी आर कितना है, देखो माइनस वी आर साइन थीटा है, तो माइनस वी आर साइन थीटा प्लस वी आर एक्स कितना है, वी आर पूरा पूरा ही, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अब अपने को पता है कि वी बी एक्स इंटू टाइम टी बराबर एक्स, डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, चाल गुणे समय बराबर दूरी। इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और ये पिछले वाले स्टेप से टाइम की वैल्यू लेके आओ। टाइम बराबर था d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे अभी। तो देखो क्या हुआ, अगर नदी रिवर की स्पीड वी आर है और बोटमैन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या बोटमैन की स्पीड इन स्टिल वाटर वी बी आर है, और वो थीटा एंगल बना रहा है किससे, नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर वाली जो डायरेक्शन है ना उससे थीटा एंगल बना रहा है। नदी का फ्लो जो है वो ऐसे है, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस, उससे जो एंगल बना रहा है वी बी आर वो है थीटा। ये ध्यान रखना थीटा क्या है यहाँ पे, ठीक है। और डी है नदी की विड्थ, चौड़ाई। तो इतना वो दूरी कवर कर लेगा। कब, जब बोलेगा कि मैं नदी में इस पार से उस पार जा रहा हूँ। भैया वो नदी में इस पार से उस पार नहीं जा रहा, वो इस पार से उस पार तो जा रहा है, साथ में खिसक भी चला जा रहा है उधर। नशे की हालत में उसको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पहुँच रहा है। उसने नदी तो पार कर ली, लेकिन उसको जाना बी पे था, वो पहुँच गया पी पे। तो अब उसको वापस उधर से ऑटो लेके और बी पे जाना पड़ेगा। तो ऑटो से वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी डिस्टेंस को कवर करनी पड़ेगी, इतनी दूरी के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बोलो ठीक है, ग्रेट। तो ये एक जेनरिक केस हो गया कि भाई हम थीटा एंगल पे चल रहे हैं, वी आर वी बी आर है गिवन है, तो कितना टाइम लगेगा उसको नदी क्रॉस करने में और वो कितना दूरी फ्लो कर जाएगा एक्स्ट्रा। ये तो है हमारा तीसरा केस, ठीक है, नदी और बोट वाली जो प्रॉब्लम है उसका तीसरा केस है। अब इसके अंदर भी दो सब केसेस बनते हैं। कौन कौन से, एक तो ये पूछता है कि भाई मेरे को इस पार से उस पार जाना है और जल्दी से जल्दी जाना है, तो बताओ मुझे कितने एंगल पे जाना पड़ेगा। स्पीड मैंने बता दी कि भाई मैं इतने स्पीड पे मैक्सिमम जा सकता हूँ, ठीक है, नदी के रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में या स्टिल वाटर में मैं इतने स्पीड पे मैक्सिमम जा सकता हूँ। तो तुम बताओ मुझे कि कितने एंगल पे मैं जाऊँ कि मैं इस पार से उस पार मिनिमम टाइम में पहुँच जाऊँ, ठीक है, उधर कोई मेरा वेट कर रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई मेरे पास समय तो खूब है, मेरे पास समय तो खूब है और मेरी स्पीड भी फिक्स है कि मैं इतनी स्पीड पे ही भाग पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं भाग पाऊंगा, लेकिन मुझे दूरी नहीं चलनी यार, थक जाता हूँ मैं। मुझे नदी में ज़्यादा दूर नहीं चलना, मुझे कम से कम दूरी में नदी पार करा दो। तो ये दो केसेस आते हैं कि किस तरह से बोट चले कि मिनिमम टाइम में इस पार से उस पार पहुंच जाए, और दूसरा किस तरह से बोट चले कि मिनिमम डिस्टेंस उसको चलनी पड़े। अभी देखो वो कितना टोटल कितना डिस्टेंस चला है, वो ये चला है और ये चला है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल तो अपना बोट ये डिस्टेंस कवर किया ना, राइट। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका जब रूट निकालोगे तब नाव ने कितनी दूरी कवर की वो आएगा आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना पहला केस कौन सा है, वो मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। क्या है हिंदी में बोलेंगे इसको, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है कि भाई मुझे इस पार से उस पार जाना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे बी पे जाना है कि पी पे जाना है कि इधर कोई क्यू पॉइंट है उस पे जाना है ना, मुझे कम से कम दूरी चलनी है बस। मुझे बताओ कि मैं कितने एंगल पे जाऊँ, ठीक है। जब मैं नदी पार कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम दूरी मेरी नाव चलनी चाहिए। अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैठ जाऊँगा घाट पे, और मैं बोलूँगा चल भाई अब तू, क्योंकि मैं जब घाट पे बैठ के देख रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली तुम कितनी दूरी कवर कर रहे हो, राइट। जब मैं नदी में तैरते हुए देखूंगा तो तुम दूरी तय करोगे 100 किलोमीटर, मैं बोलूँगा तूने तो यार 50 किलोमीटर ही तय की। मुझे एग्जैक्ट करेक्ट चीज़ नहीं दिखेगी ना, क्योंकि मैं तो खुद ही नदी में चल रहा हूँ। पर जब मैं घाट में बैठ के देख रहा हूँ तो जो नदी के अंदर तुम कर रहे हो मुझे सब दिख रहा है, जो तुम्हारे साथ एक्चुअली हो रहा है वो सब दिख रहा है मुझे। तो मैं घाट पे बैठ के बोलूँगा कि भाई अब तू चल, एक बार तू चल,
मैं एक्सपेरिमेंट करके फिर तेरे को बता दूंगा अगली बार से तेरे को कैसे चलना है। बहुत सही। तो जब मैं घाट पे बैठ के देखूंगा तो मैं कौन सी वेलोसिटी लूंगा, वीबी या वीबीआर, वीबी लूंगा, एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है। और जब मैं घाट पे बैठ के देख रहा हूं तो बताओ इस पार से उस पार जाने के लिए मिनिमम दूरी कौन सी होगी। देखो ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में आपको इस पॉइंट से उस लाइन पे पहुंचना है। तो कैसे जाओगे आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, 1 2 3 4 5। मैं आपको 5 ऑप्शंस देता हूं और बोलता हूं कि बेटा बताओ कौन सा वाला ऑप्शन में तुम कम से कम दूरी या कम से कम डिस्टेंस चलोगे। इस वाले में। क्यों? क्योंकि जब तुम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो, जब तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम क्या करोगे, अगर ये इसकी लंबाई मान लो अगर a है, ठीक है, अगर मैं इसकी लंबाई मान लूँ a है और ये b है, ठीक है, तो 1 की लंबाई अगर c है तो c इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना यहाँ पे, तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि a से ज़्यादा है, बोलो है कि नहीं, a में तुम कुछ जोड़ रहे हो तो a से ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। इसी तरह से तुम इसके लिए भी निकालोगे तो ये भी कुछ भी हो, मैं बोलता हूँ 0.01 ही हो, लेकिन a में उसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, ऐड करोगे ना, तो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा a से। इसी तरह से इन दोनों लाइन्स के लिए भी, मतलब a यहाँ पे सबसे छोटा है, a से छोटा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख सकते हो कि जब दो पैरेलल लाइंस गिवन हो, ठीक है, मैथ का पॉइंट लॉजिकल है बट कभी कभी हम भटक जाते हैं, हमें नहीं समझ आती चीज़ें, तो ऐसा लिख सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द लाइंस, ठीक है। हिंदी में लिखोगे अगर तो दो समांतर रेखाओं के बीच की मिनिमम दूरी जो है वो एक ऐसे लाइन से दी जाएगी जो दोनों समांतर रेखाओं पर लंब हो, ठीक है। चलो, तो भैया मैं घाट पे बैठ के देख रहा था, मैंने बोला जब तू भाई वीबी स्पीड से चलेगा, घाट पे बैठ के देख रहा हूं तो तुझे वीबी स्पीड से चलना पड़ेगा, वीबी से चलेगा और AB की तरफ जाएगा तो ही तू मिनिमम दूरी तय करेगा। बहुत सही, बढ़िया। तो मुझे बेसिकली चाहिए VB इन वाई डायरेक्शन, बोलो यही चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो VB इन वाई डायरेक्शन इज VBR इन वाई डायरेक्शन प्लस VR इन वाई डायरेक्शन। ये कैसे आया, अरे भाई VB वेक्टर इक्वल्स टू VBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, ये था, ये तो हमेशा ही है, ये तो कोई मरेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसी को मैं कंपोनेंट्स में तोड़ रहा हूँ, x के लिए अलग से कर रहा हूँ, y के लिए अलग से कर रहा हूँ, z के लिए अलग से कर रहा हूँ। वेक्टर्स की, सदिश की यही सबसे बड़ी खासियत है कि आप उसको 3 परपेंडिकुलर, 3 लंबवत दिशाओं में तोड़ दो और फिर हर एक दिशा का अलग से अपने कैलकुलेशन करो, और बिल्कुल जिस तरह से अलजेब्रा में अभी तक करते आए हो 1 + 1 = 2 वैसे ही होगा वो, ठीक है। आप सदिशों को x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की तरफ तोड़ दो, उसके बाद x एक्सिस की तरफ तुम जैसे जैसे अभी तक जोड़ते घटाते आए हो, 5 + 5 = 10 होता है, और 3 + 2 = 5 होता है, और 3 - 2 = 1 होता है, और 2 - 3 = -1 होता है। एग्जैक्टली वैसे ही तुम हर एक दिशा के लिए अलग अलग कर लो, वहाँ पे तुमको कोई भी वेक्टर का टेंशन नहीं लेना है। फिर जैसे ही तुम्हारी कैलकुलेशंस हो गई, x एक्सिस में एक बार हो गई, y एक्सिस में एक बार हो गई, z एक्सिस में हो गई, तब तुम फाइनल वेक्टर जब लिखोगे तब लिखोगे x एक्सिस वाला कंपोनेंट इंटू i कैप प्लस y एक्सिस वाला कंपोनेंट इंटू j कैप प्लस z एक्सिस वाला कंपोनेंट इंटू k कैप, फिर से वेक्टर को लिया दो, ठीक है। तो वेक्टर्स के साथ खेलने का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि तुम उसको तोड़ दो कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ो हमेशा, और फिर उसके साथ खेलते रहो मैथ वाली चीज़ें, ठीक है। तो VBR जो है VBR cos थीटा है, और VR का तो y में कुछ है नहीं, देख लो सिर्फ i कैप है, तो VBY जो है वो है VBR cos थीटा, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन बोल देते हैं, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखते हैं, हमें क्या करना है, हमें उसको मिनिमम डिस्टेंस
चलानी है ये, यानी कि x 0 हो जाए। अगर x 0 हो जाए तो वो इसी पाथ पे गया, राइट, a से b तक पहुंचा। तो तुम x को कर दो 0। यहाँ से फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, जब x बराबर 0 होगा तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि d कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ तो रहेगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, यानी कि ये 0 होगा। तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब कि साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर। देखो यहाँ से आपका थीटा निकल गया, यानी कि आपको रिवर की अगर स्पीड दी गई है और स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दी गई है, तो आप दोनों का रेशियो ले लो, इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, साइन को इधर से उधर ले जाओगे, साइन की पावर -1 चढ़ जाएगा, ठीक है, वही वाली प्रोसेस। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, करेंगे धीरे धीरे। हिंदी में बोलूं तो अगर आपको नदी का वेग दिया गया है और ठहरे हुए पानी में बोट नाव का वेग दिया गया है, या फिर नदी के सापेक्ष नाव का वेग दिया गया है, तो दोनों का अनुपात ले लो, वो बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो ऐसे, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स चढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो थीटा का मान आएगा, जो थीटा की वैल्यू आएगी वही ये थीटा है। मतलब कि आपको वी बी आर इतने ही थीटा पे लेके चलना है कि साइन थीटा बराबर वी आर बटे वी बी आर हो, तभी वो मिनिमम दूरी तय करेगा। मिनिमम दूरी क्यों तय करेगा, क्योंकि x उसका 0 हो जाएगा। जब x 0 हो गया मतलब कहाँ, वो a से स्टार्ट किया और b पे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि जब इंसान नदी के सापेक्ष यानी कि रिवर के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, और ये एंगल है साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, तो फिर वो ए से चलता है तो यहाँ कहीं पहुँचना चाहिए ना, वो यहाँ कैसे पहुँच रहा है भाई, यही तो बात है, यही तो बात है। क्या वी बी आर जब कुछ कोण पे है, कुछ एंगल पे है, तो ये सोचो कि अगर वी बी आर का इधर जो कंपोनेंट आ रहा है ठीक उतना ही वी आर इसको इधर लेके जाए, तो क्या ये सीधी लाइन पे चलेगा, चलेगा या नहीं। अगर नाव ने खुद के इंजन की वजह से इधर वी बी आर पाया है और वी आर इसको इधर लेके जा रहा है, तो फाइनली नेट कितना हुआ, टोटल रिजल्ट 0 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ इस डायरेक्शन में, इसीलिए वो इस डायरेक्शन में कुछ चला ही नहीं। और देख लो इधर वी बी आर साइन थीटा होता है, इधर वी बी आर कॉस थीटा, तो वी बी आर साइन थीटा बराबर वी आर, वहीं से आया है ये, ठीक है। तो नाव का जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है वो रिवर का वेलोसिटी की वजह से कैंसिल हो जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि तुम एस्केलेटर पर तो चढ़े होगे कभी, ठीक है, मॉल्स वगैरह में या रेलवे स्टेशन पे होते हैं एस्केलेटर्स। तो एस्केलेटर जब ऊपर जा रहा है और तुम नीचे आ रहे हो, तो जितनी स्पीड से एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, अगर तुम उतनी स्पीड से नीचे आने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी पोजीशन ही चेंज नहीं होगी, तुम पहली सीढ़ी पर रह जाओगे, तुम कभी नीचे पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें कई सारे केसेस बन सकते हैं, हम मिनिमम डिस्टेंस वाले केस के अंदर ही सब केसेस बना रहे हैं। पहला क्या है, वी आर अगर वी बी आर के बराबर हो गया, तो वी आर अगर वी बी आर के बराबर हो गया तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर वी आर अपॉन वी बी आर है, तो ये दोनों कट कुट जाएगा, आ जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब सोचो जब नाव चलाने वाला आदमी नदी के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर जाएगा, तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो वो इधर जा रहा है कि नहीं, वो इधर जा रहा है। जब ये इधर जा रहा है तो कभी नदी पार कर पाएगा क्या, वो तो ससुरा अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, वो इस पार से उस पार कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। खुद भी देख लो कि अगर थीटा मैं 90 डिग्री कर दूं तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वी बी आर कॉस थीटा जे कैप 0 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब वी बी आर का कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो इंसान को नदी पार कराए। नदी पार कराने के लिए वाई डायरेक्शन में स्पीड चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, और वो तो 0 हो गया जब ये थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ठीक है। ऐसे भी तुम सोच सकते हो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद, और तुम यहाँ से भी सोच सकते हो कि साइन थीटा बराबर जब 1 हो गया 90 डिग्री, तो भाई वो
अपस्ट्रीम जा रहा है, जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो वो रिवर कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर वी बी आर इक्वल्स टू वी बी आर है तो इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कभी नहीं पहुंच सकता। तो अगर वी आर इक्वल्स टू वी बी आर है और आपको बोला जा रहा है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस यानी कि कम से कम दूरी तय करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो आप बोलोगे भैया असंभव है, नहीं जा पाएंगे। अगर वी आर वी बी आर के बराबर है तो तुम कुछ भी कर लो, मिनिमम दूरी में तुम नहीं पहुंच सकते हो। मिनिमम दूरी क्या है? सीधे सीधे ए से बी तक सीधे सीधे जाना। ठीक है, दूसरा केस, अगर वी आर ग्रेटर देन वी बी आर है, बढ़िया है। तो जब वी आर ग्रेटर देन वी बी आर है तो साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? वी आर ग्रेटर देन वी बी आर मतलब कि ऊपर 10 बैठा है नीचे 2 बैठा है, तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बट साइन थीटा हमें पता है कि कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर से इस केस में नॉट पॉसिबल, मिनिमम डिस्टेंस न्यूनतम दूरी वाला केस असंभव है इस केस में भी। यानी कि हम इसको समराइज करेंगे कि यदि वी आर वी बी आर से बड़ा है या बराबर है तो मिनिमम दूरी नहीं हो सकती। ठीक है, न्यूनतम दूरी में नाव नदी पार नहीं कर सकता है अगर वी आर वी बी आर से बराबर है या उससे ज़्यादा है। तो इसको नोट बना के लिखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है? मिनिमम टाइम, न्यूनतम समय में आपको इस पार से उस पार जाना है। अरे यार आपके पास देखो ना ये फॉर्मूला है, तो t इक्वल्स टू क्या है? डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब t न्यूनतम कब होगा? t मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? जब हर जो है वो अधिक से अधिक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो टोटल वैल्यू कम से कम होगी, राइट? डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। अब वी बी आर तो जो है वो है, बस थीटा के साथ हमें खेलना है, तो कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। और कितने पे? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे कॉस थीटा 1 होता है, तो वही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वी बी आर कॉस थीटा की। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कितना उसको लगेगा? डी अपॉन वी बी आर। और कितने एंगल पे जाना पड़ेगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे जाएगा तब उसको कम से कम टाइम लगेगा डी अपॉन वी बी आर नदी क्रॉस करने में। तो ये 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनरल केस में क्या होता है। मतलब कुछ भी एंगल दे दिया, कुछ भी वेलोसिटी दे दी गई, कुछ भी एंगल दे दिया गया, कोई भी वेग, कोई भी कोण, आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है कितना उसका साइड में हो गया, एक्स डिस्टेंस कितनी उसने कवर की। ठीक है, इस पार से उस पार जाना था लेकिन वो कितना बह गया। तो x का फॉर्मूला है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या है। डी है नदी की चौड़ाई, ठीक है, रिवर की विड्थ जो है वो है डी। वी बी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, वी आर नदी का वेग है, वी बी आर नाव का वेग है नदी के सापेक्ष, या फिर ठहरी हुई नदी में, ठहरे हुए पानी में नाव का वेग है। थीटा वो कोण है, कौन सा? जो नदी की दिशा के लंबवत जो दिशा है उसके साथ बन रहा है, वो है कोण थीटा। ठीक है, और डी क्या है? नदी की चौड़ाई। तो एक्स क्या है? जो बंदा ये यहाँ पे जो पहुंचेगा ड्रिफ्ट होके, ठीक है, एक्स। एक्स को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, एक्स को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको कि इस नाव का कितना ड्रिफ्ट हुआ एक्स की डायरेक्शन में। टाइम
डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब पहला केस, न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस वाला केस कौन सा है? x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब कि ये 0 होना चाहिए, मतलब कि साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर होना चाहिए। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। इतने एंगल, इतने कोण पे अगर आप चलोगे तो आप मिनिमम दूरी तय करोगे। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस नॉट पॉसिबल को हम ये भी लिख सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, द बोट कांट रीच पॉइंट बी इफ वी आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी बी आर। हिंदी में इसी को लिखेंगे कि नाव बिंदु बी पर नहीं पहुंच सकती अगर वी आर जो है वो वी बी आर के बराबर है या वी बी आर से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा इसमें वी आर अपॉन वी बी आर है ना, तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, एक त्रिभुज बनाएं और इसको थीटा बोल दें, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो इसको मैं लंब मान सकता हूँ, इसको कर्ण मान सकता हूँ। ये हो गया वी बी आर। ठीक है, तो ये वाला केस, ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली भुजा कितनी होगी, आधार कितना होगा? पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ से कॉस थीटा निकालो, क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ये रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी बी आर। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस के केस में हमने ये तो बोल दिया कि x 0 है और डिस्टेंस जो है वो d के बराबर ही है। जब x 0 हो गया तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? d के बराबर ही की। ठीक है, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये भी तो पूछा जा सकता है। तो टाइम हो जाएगा t इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, और अभी अभी हमने कॉस थीटा निकाला है तो वो रखेंगे टी अपॉन वी बी आर इंटू रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बी आर। ये वी बी आर और ये वी बी आर कट जाएगा। ठीक है, बच गया डी अपॉन वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ये थर्ड पॉइंट है अपने मिनिमम डिस्टेंस वाले केस के लिए कि टाइम कितना लगेगा उसको, टी अपॉन रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ठीक है, आपको डी दिया गया है, वी आर दिया गया है, वी बी आर दिया गया है और क्वेश्चन बोल दिया कि भाई ये जो नाव है ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करके इस पार से उस पार जा रही है, तो बताओ कितना टाइम ले रही है। तो आपको कैलकुलेशन करने बैठोगे तो फिर तो चलेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि भाई डी अगर गिवन है, वी बी आर गिवन है, वी आर गिवन है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ सीधे सीधे। देखो जनरल केस जो है टाइम निकालने का वो ये फॉर्मूला है, हमेशा लगेगा। ये कब लगेगा? जब मिनिमम डिस्टेंस वाला केस होगा तभी बस ये लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम वाले के लिए क्या नोट पॉइंट्स हैं? मिनिमम टाइम का मतलब क्या था हमारा? डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हमने बोल दिया कि इसको 1 कर दो भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता ये, और मैक्सिमम इसका चाहिए हमें, तो कॉस थीटा को 1 करना पड़ेगा। तो डी अपॉन वी बी आर। ठीक है, तो बेसिकली कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। तो साइन थीटा कितना हो गया? 0। कॉस थीटा 1 कब होता है? थीटा इक्वल्स टू 0 पे, और थीटा इक्वल्स टू 0 पे साइन कितना होता है? 0। तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा इसका? ये डी तो रहेगा ही। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, यही था। तो वी बी आर साइन थीटा तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा 0 है। बचा क्या? वी आर डी अपॉन वी बी आर, ये हो गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई एक्स की वैल्यू। तो आपको एक ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है, दूसरा ये वाला पॉइंट याद रखना है, और तीसरा
ये वाला पॉइंट याद रखना है। थीटा कितना होना चाहिए ये तो आपको याद ही रखना है दोनों केसेस में, ठीक है। जब मिनिमम डिस्टेंस का केस है तो वी आर अपॉन वी बी आर इक्वल्स टू साइन थीटा। जब मिनिमम टाइम का केस है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। टाइम कितना रहेगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा x, ड्रिफ्ट क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो ये है पहला क्वेश्चन कि जो रिवर की स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी आर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। वी बी आर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वी आर से 37 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। अभी आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्या, टाइम टू क्रॉस द रिवर और ड्रिफ्ट, यही पूछता है बस। टाइम कितना लगेगा इस पार से उस पार जाने में और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है और ड्रिफ्ट भी, सिर्फ ड्रिफ्ट भी पूछ सकता है। हाँ, नदी की चौड़ाई विड्थ जो है वो है 30 मीटर। सबसे पहले तो हमें x और y कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने चाहिए। मैं आपको सीधा फॉर्मूला लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला लगाना भी बताऊंगा, उसको लोग बोलते हैं कि ये ट्रिक है। ट्रिक तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिक भूल गई ना बेटा तो एग्जाम में फिर लगा नहीं पाओगे ट्रिक। इसलिए ये पता होना चाहिए। ट्रिक याद है सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रिक भूल गई तो ये नहीं भूलेगा, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने डिसाइड कर दी। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिसाइड कर ली तो भैया वी बी आर का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वी बी आर का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, वी आर का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वी आर का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, जैसा हम करते आए हैं। तो बोलो वी आर का कोई वाई कंपोनेंट है क्या, नहीं है। तो वी आर का कितना वैल्यू है 2 आई कैप, सीधा सीधा, ठीक है। जो वी आर है वो और पूरा पूरा एक्स में है तो आई कैप। अब वी बी आर यही लिखेंगे अगर, तो वी बी आर की कहानी अब बदल जाएगी। देखो ये है वी बी आर की वैल्यू 5 और ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, 37 डिग्री। इसकी वैल्यू भी याद ही कर लो, 37 डिग्री का क्या होता है। तो हमें चाहिए एक्स एक्सिस में वी बी आर का कंपोनेंट। क्या करेंगे, वी बी आर के सिर से, हेड से लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, डाल दिया। अब ये वी बी आर जो है ये हाइपोटेनस मान लेंगे हम। किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ एंगल बना रहा है ना, तो एक्स हो जाएगा बेस, आधार, ठीक है। सामने वाली भुजा, सामने वाली साइड जो है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर या लंब, और वी बी आर तो हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मैं बार बार ये क्यों करवा रहा हूँ, घुसना चाहिए, अंदर घुस जाए, ठीक है। मैं चाहता तो सीधे सीधे लिख देता कि बेस अपॉन वी बी आर इक्वल्स टू कॉस 37 डिग्री और फिर बेस इक्वल्स टू 5 कॉस 37 डिग्री। नहीं, हर चीज़ एक एक चीज़ बार बार करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए वो, ठीक है। अब देखो कॉस 37 कितना होता है, ये ट्रायंगल याद रखना एक बार, ये 37 डिग्री है ना, 3 4 5, ठीक है। तो कॉस 37 कितना हो गया, बेस 4 हाइपोटेनस 5, 4/5। यहाँ से बेस आ गया हाइपोटेनस यानी कि वी बी आर 5 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 4। तो बेस कितना आ गया 4। अब देखो, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे, लंब बटे कर्ण इक्वल्स टू साइन 37। साइन 37 यहाँ से दिख रहा है, साइन 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो गया, हाइपोटेनस इंटू 3/5 इक्वल्स टू 3। तो भाई इसकी वैल्यू हो गई 4 और इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ 4 कंपोनेंट है और वाई एक्सिस की तरफ 3 कंपोनेंट है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई का कंपोनेंट जे कैप। क्या टेल ओरिजिन पे है, पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहे हैं, हाँ, इसलिए पॉजिटिव आई कैप। फिर उसके बाद पॉजिटिव वाई की तरफ गए हैं ऊपर की तरफ, हाँ, इसलिए पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। अब देखो हमने वी आर और वी बी आर को लिख लिया। अब हमें पता है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करना है मतलब इस पार से उस पार जाना है, इस पार से उस पार जाना है, तो कौन सी वेलोसिटी काम आएगी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी
अगर हमें रिवर के इस पार से उस पार जाना है तो कौन से दिशा का वेग कम आएगा, इस दिशा का वेग कम आएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन, वाई दिशा वाला वेग कम आएगा। वाई दिशा में वी बी आर कितना है, 3 कैप, बस 3 कैप से आपका नाव इधर भाग रहा है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, समय जो है वो हो जाएगी दूरी बटे, वो हो जाएगी दूरी बटे चाल, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डी अपॉन स्पीड, डी कितना है 30 मीटर, स्पीड कितनी है वाई डायरेक्शन में 3, 10 सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो, ठीक है। इतना टाइम लगेगा इसको इस पार से उस पार जाने में। अब ड्रिफ्ट भी निकालना है, टाइम निकल गया, अब ड्रिफ्ट निकालना है। तो ड्रिफ्ट मतलब क्या, एक्स की डायरेक्शन में वो कितना बह गया, है कि नहीं। तो एक्स की डायरेक्शन में बह गया मतलब एक्स डायरेक्शन में वीबीआर कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 4 है। लेकिन जब आप ड्रिफ्ट निकाल रहे हो तो आप वीबीआर लोगे या वीबी लोगे, क्वेश्चन ये है। अगर आप वीबीआर लेते हो तब आप जो कैलकुलेट करोगे एक्स की वैल्यू, तो वो जो एक्स होगा ना वो तब होगा जब मैं नदी में तैरता हुआ देख रहा हूँगा, ठीक है। लेकिन क्या एक्स एक्चुअली वही है, नहीं। एक्स कैसे निकालोगे आप, जब घाट पे बैठ के देख रहे होगे तब एक्स निकालोगे जो आएगा, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू होगी एक्स की, वो होगा ड्रिफ्ट। तो घाट पे बैठ के देखोगे मतलब वीबी का एक्स कंपोनेंट देखोगे, वीबी का एक्स कंपोनेंट देखोगे, ठीक है। तो वीबी का एक्स कंपोनेंट क्या है, वी बी आर का एक्स कंपोनेंट प्लस वी आर का एक्स कंपोनेंट, बोलो ठीक है। वी बी आर का एक्स कंपोनेंट क्या है 4, वी आर का एक्स कंपोनेंट क्या है 2, 6। तो भैया एक्स क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो समय कितना लगा उसको 10 सेकेंड। भाई जितनी देर में ये इस पार से उस पार गया है उतनी देर में तो वो आगे बढ़ गया है ना, अलग से थोड़ी ना कि यहाँ से वहाँ पहुँच गया फिर उसके बाद चल रहा है, दौड़ रहा है, वहाँ ड्रिफ्ट कर रहा है, नहीं। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जितना टाइम उसको इस पार से उस पार जाने में लगा उतने ही टाइम में वो कितना आगे बढ़ गया, जहाँ उसको जाना था उसके वहाँ जाने के बजाय कितना वो आगे बढ़ गया, वो है ड्रिफ्ट। तो 10 इंटू टाइम वही लगेगा 10 इंटू 6, तो 60 मीटर, ये इसका ड्रिफ्ट है, ठीक है। देखो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आपने सवाल को कर लिया। इसको करने में कितना टाइम लगेगा, देखो वी आर को निकालना है तोड़ के, वी बी आर को तोड़ के निकालना है, इसमें आपको 1 मिनट लगेगा, फिर इसमें 30 सेकंड लगेंगे टाइम निकालने में, और 30 सेकंड इसमें लगेंगे, 2 मिनट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पर आपने ये चर्चा की कि वी बी लेंगे या वी बी आर लेंगे, यहाँ पे आपने चर्चा की नहीं कि वी बी लेंगे या वी बी आर लेंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो ये स्पीड ले रहे हैं ये वी बी लें, वी बी का वाई कंपोनेंट लें, या वी बी आर का वाई कंपोनेंट लें, कौन सा कंपोनेंट लें। तो मैं बोल रहा हूँ तुमको कि तुम किसी का भी वाई कंपोनेंट लो, क्यों, क्योंकि जो रिवर का वाई कंपोनेंट है वो है 0। और एक्चुअली लॉजिकली देखा जाए तो हमें डिस्कशन करना चाहिए एक्चुअल वाई कंपोनेंट पे ही, वी बी वाई पे ही डिस्कशन करना चाहिए। हम जब आपको बता रहे हैं तो हमें आपको यही बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे वी बी वाई लेना है, आपको वी बी आर वाई नहीं लेना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से नहीं कैलकुलेशन करनी है, किसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, एक्चुअल वेलोसिटी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। भाई जब मैं घाट पे बैठ के देखूंगा तभी ना मुझे पता चलेगा कि तुम यहाँ से वहाँ पहुँचे भी हो कि नहीं। मैं नदी में बैठ के देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि तुम वहाँ तुम 10 मीटर पहुँच गए और नदी की चौड़ाई तो 5 मीटर ही थी, तो तुम पार कर गए मतलब, और घाट पे बैठ के देख रहा हूँ तो नहीं हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तुम्हें हमेशा घाट पे बैठ के देखना है कि तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो, तुम कितनी दूरी तय कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो तुम चाहे यहाँ पे वी बी वाई लो चाहे वी बी आर वाई लो, क्यों, क्योंकि वी आर वाई 0 है ऑलरेडी और हमेशा ही 0 रहेगा वो। चलो बढ़िया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम ट्रिक वाले मेथड से करेंगे। सी इट्स ऑल योर चॉइस कि आपको कैसे पढ़ना है।
मैं सारे तरीके बता रहा हूँ आपको, हिंदी भी बता रहा हूँ, इंग्लिश भी बता रहा हूँ, आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा और लेंदी मेथड्स भी बताऊँगा, लॉजिकल मेथड्स भी बताऊँगा। लेकिन जब आपके दिमाग में लॉजिकल मेथड्स घुस जाते हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। लेकिन जब ट्रिक वाली चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होती है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा होता ही है। कहीं ना कहीं कंडीशन आप इधर उधर कर दोगे कि ये वाले फॉर्मूला इस कंडीशन में लगना था तो उसको उस कंडीशन में लगा के आगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और अगर आप ट्रिक भूल गए गलती से, तो फिर आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको उसके बैकएंड की कहानी नहीं पता। तो देखते हैं ट्रिक वाली मेथड से। टाइम d/VBR cos थीटा, ठीक है। अब देखो, ये ना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन है, ना ही शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन है, न्यूनतम समय वाला क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है ये। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए थीटा कैसे हम नापते हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप थीटा लोगे ना, तब गड़बड़ करोगे। क्यों? क्योंकि थीटा हमने आपको बताया है कि ये जो लाइन है, इससे जो एंगल नापते हो आप VBR का, वो होता है थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 37 इक्वल्स टू 53 डिग्री। कॉस 53 होता है 3/5, ठीक है। तो d है अपना 30, VBR है अपना 5 इंटू 3/5, ये कट गया 10 सेकेंड, ठीक है। एक लाइन में आंसर आया। लेकिन थीटा लेने में आप यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है, इसलिए खतरनाक है। ड्रिफ्ट x VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टी, या टी की जगह पे मैं चाहूँ तो d/VBR cos थीटा भी लिख सकता हूँ। लिख दो, d/VBR cos थीटा पहले निकाल चुके हैं, 10 आया है। तो VR माइनस VBR साइन थीटा बस निकालना है। VR क्या है 2 माइनस VBR की वैल्यू है 5। अब देखो थीटा फिर से, अगर यहाँ पे थीटा गड़बड़ किया तो यहाँ भी थीटा गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो थीटा क्या लेना है यहाँ पे 53 डिग्री। तो साइन 53 होता है 4/5 इंटू 10 इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 20 मीटर, माइनस 20 मीटर। अरे कुछ गलत हो गया क्या? जी हाँ, फिर से गड़बड़ कर दी आपने। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको ये फॉर्मूला डिराइव कराया था, तो याद करो हमने क्या लिया था, हमने इस डायरेक्शन में VBR लिया था, ठीक है, और एंगल को ऐसे नापा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये था, हमने यहाँ से कोण, हमने यहाँ से एंगल को नापना स्टार्ट किया, यहाँ से कोण को नापना स्टार्ट किया था, और ऐसे गए थे घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज गए थे कि नहीं। अब क्या है, अब रेफरेंस तो आपका वही है, रेफरेंस पॉइंट आपका वही है, यहीं से आपको एंगल नापना स्टार्ट करना है, यहीं से आपको कोण नापना स्टार्ट करना है। तो अब आप क्या जा रहे हो, क्लॉकवाइज। अब आप घड़ी की दिशा में एंगल मेजर कर रहे हो, इसलिए ये जो थीटा है और ये जो थीटा है, दोनों का सेंस अपोजिट है, इसलिए ये थीटा निगेटिव में लोगे आप, ठीक है। मैंने आपको ये स्टेप्स क्यों करके दिखाए, ताकि आपको समझ में आए कि ये थीटा कैसे लेना है, कहाँ से लेना है और किस सेंस में लेना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो साइन थीटा जब आप थीटा लिखोगे ना, तो वो हो जाएगा -53 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू तो 53 आ गई थी, उसका सेंस अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अभी क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस के अंदर जो थीटा की वैल्यू है पॉजिटिव है या निगेटिव है फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। लेकिन साइन के केस में वो उल्टा हो जाता है। साइन के केस में अगर थीटा निगेटिव है तो पूरा साइन की वैल्यू ही निगेटिव हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -4/5, ठीक है। ये 5 काट दो, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। देखो आ गया। तो मैं फॉर्मूला से कभी भी नहीं जाता हूँ, एटलीस्ट वेक्टर से क्वेश्चन में तो फॉर्मूला से कभी भी नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हर एक फॉर्मूला किसी न किसी स्पेसिफिक केस को मान के किया गया है, और कहीं ना कहीं वो गड़बड़ झोल मगोल करेगा, मैं खुद ही फंस जाऊंगा भाई, मैं ऐसे करूंगा तो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, वेक्टर लेता हूँ, तोड़ता हूँ, 30 सेकंड अधिक से अधिक ज़्यादा लगेंगे मेरे,
कोई बात नहीं, मेरा एक भी क्वेश्चन निगेटिव मार्क्स मुझे नहीं दे के जाएगा। मैं AIR 1 नहीं आऊँगा, AIR 2 नहीं आऊँगा, AIR 200 500 600 आ जाऊँगा, ठीक है, उतना ही चाहिए। सारे क्वेश्चंस मुझे करके नहीं आने हैं, 2-4 छूटेंगे, छूट जाएँ। क्यों? क्योंकि मैं बाकियों को एक्यूरेसी के साथ कर रहा हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप AIR 1 आओ या 2 आओ, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका चाहे AIR 1 आए चाहे 100 आए, सेमी कॉलेज में पढ़ने वाले हो, सेमी प्रोफेसर से पढ़ने वाले हो, ठीक है, और सेमी नॉलेज गेन करने वाले हो, वहाँ जाके आप ज़्यादा मेहनत कर लो, वहाँ उनसे बेटर हो जाओ AIR 1 से, ठीक है। बट पहुँचोगे कैसे? तब भी जब आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी तभी आपकी सही होगी जब आपको बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे। बेसिक्स का मतलब जैसा मैंने बताया, आपको इक्वेशन सॉल्विंग आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, लॉगरिदम आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और उसके बाद जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उनका बेसिक्स आना चाहिए कि कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं। और हर केस में मैं कंपोनेंट ही क्यों लेता हूँ, मेरा कंपोनेंट का सवाल क्यों नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि हर जगह बाकी जगह पे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे मुझे। मैं क्यों लगाऊँ फॉर्मूला? मुझे नहीं याद करने फॉर्मूले। मैं फॉर्मूला वहाँ याद करूँगा ना जहाँ मुझे उसको डिराइव करने में ही 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है। जहाँ मुझे फॉर्मूला बनाने में ही 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लग रहे हैं, वहाँ मैं फॉर्मूला क्यों याद करूँगा? बिल्कुल याद नहीं करूँगा। अब देखो, यही क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सेम वैल्यूज़ रहेंगी। VR की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, VBR की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, रिवर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है जो रिवर की नदी की, वो है 30 मीटर, ठीक है। अभी आपको पहला इसमें क्वेश्चन जो है, फाइंड ड्रिफ्ट इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। इसी में फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम, इसी में फाइंड एंगल एट विच द बोटमैन शुड रो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी बोलेगा फाइंड टाइम। ड्रिफ्ट तो 0 होता है मिनिमम डिस्टेंस वाले केस में, ठीक है। इफ पॉसिबल find time to row the boat upstream 10 meter and come back। देखो, उसी क्वेश्चन को अब बदल दिया गया है और 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस में चेंज कर दिया गया है। सबसे पहला केस क्या है, आपको कम से कम समय वाले केस को अस्यूम करके सॉल्व करना है और ड्रिफ्ट निकालना है उस केस में कि एक्स के डायरेक्शन में कितना बह जाएगा वो, अगर वो न्यूनतम टाइम में क्रॉस करना चाहे नदी को। तो दूसरा, न्यूनतम टाइम कितनी वैल्यू होगी, वैल्यू कितनी होगी न्यूनतम टाइम की, वो भी निकालनी है आपको। तीसरा, एंगल क्या होगा, कितने एंगल पर वो चलेगा कि वो न्यूनतम टाइम में क्रॉस करे रिवर को, सही है। ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम फॉर मिनिमम डिस्टेंस, आपको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है मिनिमम डिस्टेंस वाले केस के लिए, न्यूनतम दूरी वाले केस के लिए आपको सॉल्व करना है, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। वेलोसिटी डायग्राम कुछ नहीं होता है, दिखाऊंगा क्या है, ठीक है। फाइंड टाइम भी फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। ओहो, इन्होंने इफ़ पॉसिबल लिख दिया, मतलब आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा कि क्या मिनिमम डिस्टेंस वाला केस संभव भी है, न्यूनतम दूरी वाला केस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो ही ये क्वेश्चन टू करना है, नहीं तो नहीं करना है, इसलिए देना कि पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा है फाइंड टाइम टू रो द बोट अपस्ट्रीम 10 मीटर एंड कम बैक। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, वो फर्स्ट सेकंड कैसे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, ये भी करेंगे,
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं मिनिमम टाइम वाला, न्यूनतम समय वाला। ठीक है, देखो हमें पता है वी आर, हमें पता है वी बी आर नहीं पता है, पता है वी बी आर, एंगल नहीं पता हमें। ठीक है, एंगल निकाल लेंगे। और हमें पता है डी। ठीक है, चलो इसको ऐसे रहने दो, फिर से अपने तरीके से लेंगे। वी आर इधर एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाई एक्सिस मान लो, तो वी आर बराबर वी आर आई कैप। ठीक है, और वी बी आर बराबर क्या लिख सकते हो, वी बी आर किसके साथ एंगल बना रहा है, इस वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो वाई एक्सिस में उसका कॉस थीटा कंपोनेंट जाता है हमेशा। अब ये आप शॉर्ट ट्रिक सीख लो, कॉस थीटा आई कैप, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल लॉजिकल है और लॉजिकल करते करते ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, मेरे को भी याद हो गया है, अब कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे कहानी है भाई कि यहाँ से इसे परपेंडिकुलर डाला और फिर निकाला कॉस थीटा, तो हमेशा कॉस थीटा ही आता है, चाहे कोई भी केस ले लो। ठीक है, तो वी बी आर कॉस थीटा याद रख लो कि जो वेक्टर है वो जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है उधर हमेशा उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा, तो वी बी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी बी आर साइन थीटा जे कैप। वी बी आर कॉस थीटा जे कैप हो जाएगा, वाई कैप है, वाई की डायरेक्शन में है, और वी बी आर साइन थीटा आई कैप। लेकिन क्या ये वी बी आर साइन थीटा इधर जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको तोड़ दिया। अब मिनिमम टाइम का केस लेना, मिनिमम टाइम का केस क्या होता है, कुछ नहीं, टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा होता है। तो हमने बोला कि कॉस थीटा को 1 कर दो, थीटा को 0 कर दो, डी कितना है 30 मीटर अपॉन वी बी आर क्या है, वी बी आर की वैल्यू है 5, तो इक्वल्स टू 6 सेकेंड। कैसे निकाल लिया ये मिनिमम टाइम, ये कैसे आया भाई, फिर वही कहानी। देखो नदी को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में। ठीक है, अभी वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करने के लिए वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लेगा ना, तो वाई डायरेक्शन में क्या है इसकी वेलोसिटी, वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, और वी आर क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो तुम वाई डायरेक्शन में जब तुम वेलोसिटी निकालोगे, वाई डायरेक्शन के लिए जब तुम कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो वी बी इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू वी बी आर इन वाई डायरेक्शन प्लस वी आर इन वाई डायरेक्शन, कुछ है नहीं वी आर इन वाई डायरेक्शन, इसलिए 0 हो गया, तो वी बी इन वाई डायरेक्शन विल बी वी बी आर इन वाई डायरेक्शन, इसलिए वी बी आर कॉस थीटा, सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, 0 6 सेकेंड आ गया। अब देखो जब भी वो जल्दी जल्दी क्रॉस करेगा तब उसका कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा, क्या ड्रिफ्ट होगा, वो कैसे निकलेगा, एक्स डायरेक्शन से निकलेगा। तो एक्स डायरेक्शन से कैसे निकलेगा, वी बी एक्स निकालेंगे, एक्चुअल घाट पे बैठ के तुम हमेशा देखोगे। ठीक है, घाट पे बैठ के हमेशा देखोगे चाय पीते हुए, वी बी एक्स क्या हो जाएगा, वी बी आर इन एक्स डायरेक्शन प्लस वी आर इन एक्स डायरेक्शन। तो वी बी आर क्या है एक्स डायरेक्शन में, वी बी आर एक्स डायरेक्शन में माइनस वी बी आर साइन थीटा, माइनस वी बी आर साइन थीटा। वी आर इन एक्स डायरेक्शन क्या है, वी आर प्लस वी आर, तो वी बी एक्स अपना ये आ गया। ठीक है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अभी इसको लिख सकते हैं, वी आर को लिखा 2 माइनस वी बी आर 5 साइन थीटा। ठीक है, अब निकालना है ड्रिफ्ट x, तो x हो जाएगा वी बी एक्स इंटू टाइम, जितनी टाइम में इस पार से उस पार गया उतने में ही कितना ड्रिफ्ट हो गया ये तो निकालना अपने को। तो वी बी एक्स आ गया अपना, अच्छा अभी अभी हमने निकाला कि थीटा 0 होना चाहिए मिनिमम टाइम वाले केस में, कितना हो जाएगा ये 2 बचेगा, तो 2 इंटू टाइम है 6, 12 मीटर, 12 मीटर इसका ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ पहुंचेगा, इसको ए से बी पहुंचना था बट ये 12 मीटर इधर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी डायग्राम क्या हो जाएगा फाइनली, इसका वेलोसिटी डायग्राम हो जाएगा वी बी, ठीक है, इधर वी आर, ठीक है, ये हो जाएगा वी बी आर। ठीक है, ये डिस्टेंस है 12,
और ये डिस्टेंस है 30। कोई एंगल निकालने को बोले तो भी निकाल सकते हो। tan थीटा इक्वल्स टू 12/30 2/5। ठीक है, तो फाइनली अगर उसको मिनिमम डिस्टेंस में मिनिमम टाइम में इस पार से उस पार जाना है तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी वो इतने थीटा पे जाएगी। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस की बात आ गई, ठीक है, सेकंड केस। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब x बराबर 0 होगा, और x का फॉर्मूला भी हमें पता है, और नहीं पता है तो भी हमने अभी जस्ट फिर से किया था जब हम ऊपर से करते आ रहे थे, है ना। तो x बराबर क्या लिखा था हमने? VBX इंटू टी, और VBX क्या आया था? VBR का जो x कंपोनेंट है और VR का जो x कंपोनेंट है, दोनों को जोड़ देना है। तो VR माइनस VBR साइन थीटा, ठीक है। तो x बराबर 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो साइन थीटा बराबर VR अपॉन VBR। और ये स्पेसिफिक केस है, मिनिमम डिस्टेंस का केस हमको सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला भी याद ही होना चाहिए। तो VR अपॉन VBR ये है 2/5, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/5। तो ये आपका थीटा हो जाएगा, इतने एंगल पर इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस वाले केस में कितना टाइम ले रहा है ये भी अपने को निकालना था। टाइम इक्वल्स टू टी अपॉन VBR कॉस थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू 2/5 है तो कॉस थीटा क्या होगा? देखो अगर ये थीटा है, हमेशा ये किया करो, इसको सब प्रैक्टिस में ले लो। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा अगर आपको दिया गया तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, ये कितना हो गया? रूट ओवर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, है ना। तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √21, ठीक है। तो ये है डी है अपना 30, VBR है अपना 5, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? √21, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है? 5, 5 5 कट गया, तो टाइम आ गया 30 अपॉन √21 सेकेंड। ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस जब वो कवर करेगा उस केस में उसको इतना टाइम लगेगा कम से कम, ठीक है। कम से कम नहीं, इतना ही टाइम लगेगा मिनिमम डिस्टेंस जब वो कवर करेगा। तो अब देखो इस केस में वेलोसिटी डायग्राम आपको ड्रॉ करने को बोला है, कैसे ड्रॉ करोगे वेलोसिटी डायग्राम? ये हो गया अपना VBR, ठीक है। कितना है? थीटा इक्वल्स टू ये थीटा, ये हो गया VR, ये हो गया VB, ठीक है। आओ अब थर्ड केस देखते हैं, अपस्ट्रीम वाला। क्या था कि 10 मीटर वो ऊपर जाएगा और नीचे वापस चला आएगा। तो भाई जब वो अपस्ट्रीम आ रहा है तो ये हो गया VBR, कितना है? 5, और इधर है VR, ठीक है। तो VB क्या हो जाएगा? VBR प्लस VR। VBR क्या और VR अपोजिट डायरेक्शन में है, तो VBR इधर करो -5 +2 यानी कि -3। VB जो है वो -3, इस डायरेक्शन में VB बराबर 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है एक्चुअली वो, ठीक है। तो इधर कितना आना है उसको? 10 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम अपस्ट्रीम ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अपस्ट्रीम नदी के विपरीत दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा उसको? डिस्टेंस कितनी है? टाइम बराबर क्या होता है? तो अब ठीक है, तो उसकी अपस्ट्रीम वाली स्पीड जो है वो हो गई 3 मीटर पर सेकंड। अब वापस जाएगा तो डाउन स्ट्रीम जाएगा ना, तो वापस जब जाएगा वो तब तो डाउन स्ट्रीम जाएगा, इधर ही VAR इधर ही VBR। डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा? VB इक्वल्स टू VBR प्लस VR
तो वी बी क्या हो जाएगा, वी बी आर भी पॉजिटिव और वी आर भी पॉजिटिव, तो 5 + 2 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड। अब हमें अप स्ट्रीम यानी कि नदी की विपरीत दिशा की वेलोसिटी पता चल गई, वेग पता चल गया, और डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी के दिशा में जो वेग है वो भी पता चल गया। ठीक है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना। तो डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर ऊपर जाएगा फिर 10 मीटर वापस भी आ रहा है, तो टी अप क्या हो गया 10/3 और टी डाउन क्या हो गया 10/7। तो टी टोटल क्या हो गया, टोटल समय क्या हो गया, टी अप और टी डाउन, नदी की दिशा में और नदी की विपरीत दिशा में जाने में कितना समय है, दोनों का मिला के जोड़ देंगे। ठीक है, तो 10/3 + 10/7 बराबर 100/21 सेकंड। बस, तो आई होप कि आपको ये तीनों तरह के सवाल समझ में आए होंगे, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला केस, मिनिमम डिस्टेंस वाला केस, मिनिमम टाइम वाला केस और एक जेनरिक केस। ठीक है, ये चारों केसेस आपको समझ में आए होंगे। हमारा एक और सेशन होगा इस पे, और लास्ट सेशन होगा वो, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करेंगे, वेक्टर से क्वेश्चंस और रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आई अर्ज यू टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट बुक। आपके पास कोई भी किताब हो उससे सॉल्व करो आप। Ping us your question, your doubts, will get back to you ASAP. Thank you very much for being with us.